नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU बीएड एंट्रेंस 2016 का लाइफ साइंस ग्रुप का पेपर का सॉल्यूशन। इसके लिए दो पार्ट बनाए गए हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पार्ट 1 में जो कि 30 क्वेश्चन है स्टार्ट के और बायोलॉजी सेक्शन, इन दोनों चीज़ों को कवर किया गया है। और पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे होम साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनको कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही है जो हमें प्रोत्साहन देता है। और फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। जब कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 60 है, when an ideal gas is expanded the cooling does not occur because। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्सेज आर नॉट डेवलप्ड। जब भी आइडियल गैस एक्सपेंड हो या कंप्रेस हो, वो उतना ही हीटिंग इफेक्ट शो करता है और नहीं कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। 61 है, द क्रिस्टल्स हुज मोलिक्यूल्स आर लिनियर आर नोन एज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1, एस्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल एन एटम एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल टचेज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4, 8 एटम्स। बीसीसी में जो सेंटर पे एटम होता है वो कितने एटम को टच करता है? तो वो 8 एटम को टच करता है, जो सेम यूनिट सेल का होता है। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि जो सेंटर वाले एटम कितने यूनिट सेल को टच करता, तो वहाँ पे होता आंसर 1 यूनिट सेल। लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कितने एटम को टच करता है, तो सेंटर वाला एटम 8 एटम को टच करता है। एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर 8 एटम होता है और उसी 8 एटम को सेंटर वाला एटम टच करता है। 63 है, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट इन द केस ऑफ मिल्क। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मिल्क इज ए इमल्सन ऑफ फैट इन वाटर। इमल्सन जो होता है दो लिक्विड का मिक्सचर होता है, और मिल्क जो है इमल्सन ऑफ फैट इन वाटर। तो इसका आंसर 1 होगा, मिल्क इज एन इमल्सन ऑफ फैट इन वाटर। 4 है, द सेल पोटेंशियल इज ए। सेल पोटेंशियल जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो रिएक्शन के अमाउंट पे डिपेंड न करे। को इन से समझ सकते हैं इंडिपेंडेंट, जो किसी भी चीज़ पे डिपेंड न करे उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ मास क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 65 है, ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर। ट्रिपल पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस आपस में इक्विलिब्रियम में हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 3 कंपोनेंट आर इन इक्विलिब्रियम। कंपोनेंट का मतलब है यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस है। क्वेश्चन नंबर 66 है, जब एक मोल आइडियल गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हैं 300 केल्विन टेम्परेचर पे फ्रॉम 1 लीटर वैल्यूम टू 10 लीटर वैल्यूम, तब उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? तो इसका कंसेप्ट है, जब हम किसी भी गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे या आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो उसका इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 होता है, क्योंकि डेल्टा यू का फार्मूला होता है NCV डेल्टा टी, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी जो होगा 0 होगा, डेल्टा यू ऑलवेज 0। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 4, एट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज 0। इस क्वेश्चन में ए रिएक्शन प्रोसीड विद इंक्रीज इन बोथ द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, इट विल बी स्पॉन्टेनियस इफ। इस क्वेश्चन में यह है कि जब भी कोई भी रिएक्शन
और स्पॉन्टेनियस होता है तो इसमें कॉमन सेंस की बात है कि उसका एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होगा, मीन्स ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, एस एंड एच। और कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब उसका डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा एच जो है चेंज इन एंथैल्पी है, टी जो है टेम्परेचर है और डेल्टा एस जो है एंट्रोपी है। फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी लेस देन 0 और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे फिर आएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0, डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, ये आंसर होगा डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1, डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस। क्वेश्चन नंबर 68 है डाई इथाइल ईथर ऑन हीटिंग विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड HI गिव्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3, इथाइल आयोडाइड। डाई इथाइल ईथर को जब हम HI के साथ हीट करते हैं तो वो इथाइल आयोडाइड प्लस वाटर देता है। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस टाइप का रेडिएशन यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3, रेडियो वेव। 70 क्वेश्चन है विच हाइब्रिडाइजेशन इज एसोसिएटेड विद बॉन्ड एंगल ऑफ अबाउट 120 डिग्री। मैंने कौन से हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है? तो एसपी में, एसपी जो होता है लीनियर स्ट्रक्चर होता है, उसमें 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। सेकेंड ऑप्शन में sp2 है, sp2 में 120 डिग्री होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2, sp2। sp3 में होता है 109 डिग्री के अप्रॉक्स। 71 इस क्वेश्चन में दिया है 15 ग्राम का डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट स्पीसीज है, उसको हम 1 kg वाटर के सॉल्वेंट में डिजल्व करते हैं। हमें ये बताना है कि लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल होता है KF डॉट मोलालिटी। इसको हम फार्मूला रखेंगे तो आएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू वेट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हम ये नोटिस करेंगे KF वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल कांस्टेंट है हर स्पेसीज के लिए। तो यहाँ पर वेरिएबल बचता है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। तो मेरा जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा TF हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो हम देखेंगे जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका मोलिकुलर वेट कम होगा उसका चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सबसे कम मोलिकुलर वेट किसका है? तो मिथेनॉल का CH3OH, ऑप्शन नंबर 2। और डेल्टा TF चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट और सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट में इन्वर्स का रिलेशन होता है। अगर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उसका बहुत कम होगा। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? तो इथेनॉल का, मिथेनॉल का CH3OH का। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? मिथेनॉल का। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। 72 क्वेश्चन है द पैरामैग्नेटिक मोलिक्यूल्स इज। इनमें से कौन सा मोलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक है? तो इसका एक ट्रिक है, अगर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, 14 और 18 होता है, तो डाई मैग्नेटिक होता है। बाकी जितने भी मोलिक्यूल्स होते हैं अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन में O2 में है 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। N2 में है 14 इलेक्ट्रॉन तो डाई मैग्नेटिक होगा। Cl2 में है 34 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम लोग MOT नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl2 के केस में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डाई मैग्नेटिक। ClO3
ClO3 जो होता है डाईमैग्नेटिक होता है, तो 72 का करेक्ट ऑप्शन होगा 1, और 2 जो है पैरामैग्नेटिक बिल्कुल से। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L, और उसके मिड पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा जाता है जिसका मास सेम है। जब हम मिड पॉइंट वाले चार्ज को एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं तो फिर उसका फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ये हमें बताना है। हम बीच वाले चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स निकाल लेंगे। ड्यू टू रिपल्सन फोर्स F1 का डायरेक्शन जो है वो राइट साइड में होगा और F2 का डायरेक्शन लेफ्ट में होगा। जब हम इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करेंगे राइट साइड में तो F2 का वैल्यू F1 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो बीच वाले चार्ज है वो +2 सेकेंड चार्ज के ज़्यादा करीब आ जाएगा। नेट फोर्स ऑन F3 विल बी F2 माइनस F1 एंड F2 ग्रेटर देन F1 आफ्टर डिस्प्लेसमेंट x अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ। F1 विल बी KQ1 इंटू QT बाई L प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई L प्लस एक्स के होल स्क्वायर, एंड F2 विल बी KQ1 इंटू Q2 बाई L माइनस एक्स के होल स्क्वायर। सो F नेट F3 इक्वल टू F2 माइनस F1 इक्वल, ये जो भी इक्वेशन होगा इसका हम सोल्यूशन करेंगे, और चूँकि x लेस वेरी वेरी लेस देन L है, सो L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अप्रॉक्स इक्वल टू L स्क्वायर। तो हमारा F3 होगा KQ स्क्वायर इंटू 4XL बाई L के पावर 4, और हम कूलम्ब्स कांस्टेंट के इक्वल टू होता है 1/4πε0, तो इसका भी हम वैल्यू रख देंगे। तो F3 आएगा Q स्क्वायर एक्स बाई πε0 L3। F नेट का जो भी वैल्यू आया है उसका हम कंपेरिजन करेंगे। इस सिस्टम के फार्मूला F इक्वल टू माइनस KX, यहाँ पे जो K है ये रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं ये मालूम चलेगा K का जो वैल्यू होगा Q स्क्वायर बाई πε0 L3 हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट K का वैल्यू जानने के बाद हम यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं फ्रिक्वेंसी का फार्मूला लगाकर F इक्वल टू 1/2π√K/m, या पहले हम ओमेगा निकाल लेंगे एंगुलर फ्रिक्वेंसी इक्वल टू √K/m, फिर हम टाइम पीरियड निकालेंगे, उसके बाद फ्रिक्वेंसी निकालेंगे 1/t। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आएगा 1/2π√K/m। K का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा फ्रिक्वेंसी इक्वल टू Q/2π√1/m/πε0 L3। क्वेश्चन में दिया है एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उसका रेडियस R है, और उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो 240 वोल्ट पर मीटर है। तो हमें फाइंड करना है सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का जो फार्मूला होता है वो है KQ स्मॉल r बाई कैपिटल R के Q। स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ स्फीयर, और इस यहाँ पे K और Q जो होगा कांस्टेंट होगा, तो फिर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r बाई कैपिटल R के होल क्यू। फिर यहाँ से E1/E2 इक्वल टू R1/R2 इंटू कैपिटल R2/R1 के होल क्यू। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और E2 का वैल्यू आएगा 120 वोल्ट पर मीटर। दो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो है 1:2। जब इसका दो सिमिलर पोल आपस में कोइंसाइड कर रहा है और इसका टाइम पीरियड है 3 सेकेंड। जब ऑपोजिट पोल आपस में कोइंसाइड होगा तो इसका टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है, और दोनों बार मैग्नेट का साइज जो है सिमिलर है। जब साइज सिमिलर होगा तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सिमिलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी सेम होगा। टाइम पीरियड पर बार मैग्नेट होता है 2π√I/mv। I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, और p मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू सेम साइज ऑफ बार मैग्नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मैग्नेटिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। तो टाइम डिपेंड करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √1/m
एम। यहाँ पे एम जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, तो हमें दिया हुआ है m1/m2 इक्वल टू 1/2, तो हम एज्यूम कर लेंगे m1 इक्वल टू 1x और m2 इक्वल टू 2x। केस 1, जब सेम पोल आपस में कोइंसाइड हो रहा हो तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे। बाहर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो सेम पोल कोइंसाइड करेगा तो डायरेक्शन भी मैग्नेटिक मोमेंट का सेम होगा। तो एम नेट इक्वल टू होगा m1 प्लस m2, तो m1x प्लस 2x, एम नेट होगा 3x जब सेम पोल आपस में कोइंसाइड कर रहा हो तब। केस 2 देखेंगे, जब अपोजिट पोल आपस में कोइंसाइड कर रहा हो। जब अपोजिट पोल आपस में कोइंसाइड करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो एम नॉट होगा m1 माइनस m2। तो एम नेट इन सेकेंड केस होगा 2x माइनस x इक्वल टू x। और टाइम पीरियड जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू है √m के, तो t1/t2 इक्वल टू होगा √m2/m1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा t3 इक्वल टू 3√3 सेकेंड। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लिक्विड है जिससे हम नैरो ट्यूब में रखे हुए हैं, और हम ट्यूब को इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल के बीच में रखते हैं, और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड और लिक्विड का मेनिस्कस का डायरेक्शन सेम रहता है, एंड लिक्विड इज सीन टू राइज इन द लिम। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करने के बाद जो लिक्विड है उसका लेवल राइज करता है। तो आप ये बताइए कि लिक्विड जो है डाईमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डाईमैग्नेटिक, बिकॉज डाईमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरह मैग्नेटिक फील्ड को ये रिपेल कर रहा है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ब्लैक बॉडी है जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है E वाट पर मीटर स्क्वायर एट टेम्परेचर T केल्विन। जब उसका टेम्परेचर T/2 केल्विन होगा तो उसका एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। इंडक्टेंस का वैल्यू 8.4 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस 6 ओम और EMF जो है 12 वोल्ट है। टाइम इक्वल टू 0 पे करंट 0 होता है, और आफ्टर सम टाइम I मैक्सिमम होगा V/R और L का वैल्यू 0 हो जाएगा व्हेन करंट विल बी मैक्सिमम। सो I maximum इक्वल टू 12 वोल्ट बाई 6 ओम इक्वल टू 2 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन I2 इक्वल टू 1 एम्पियर देन व्हाट विल बी टाइम। जब करंट 2 एम्पियर से 1 एम्पियर हो रहा तो हम ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे करंट आधा हो रहा, मतलब हमें जो टाइम फाइंड करना है वो T½ फाइंड करना होगा, और यही पॉइंट समझने वाली थी। तो हम T½ कैसे निकालेंगे आप ये देखते हैं। T½ का फॉर्मूला होता है 0.693 इंटू टाउ। यहाँ पर टाउ जो है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस बाई रेजिस्टेंस। तो हम इसका सबका वैल्यू पुट करेंगे। T½ इक्वल टू 0.693 इंटू इंडक्टेंस का वैल्यू 8.4 इंटू 10⁻³ हेनरी बाई रेजिस्टेंस 6 ओम। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आएगा 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, जो हमारा आंसर होगा। दिया है एक ऐसी सर्किट है जिसका इक्वेशन है I इक्वल टू I0 sin ω/t। जब I का वैल्यू मैक्सिमम से IRMS होगा तो टाइम का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। गिवन इक्वेशन है I इक्वल टू I0 sin ω/t, और यहाँ पे जो I0 है वो मैक्सिमम करंट का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे जब करंट मैक्सिमम होगा तो टाइम का वैल्यू क्या होगा, और जब करंट IRMS के बराबर होगा तो टाइम का वैल्यू क्या होगा। तब केस 1 देखते हैं I इक्वल टू I0, तो I0 इक्वल टू I0 sin ω/t1। इसको हम I0 sin कट होगा तो 1 होगा, 1 इक्वल टू sin ω/t। तो 1 को भी हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे, sin π/2 इक्वल टू sin ω/t1। यहाँ से हम t1 का वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली IRMS इक्वल टू I0/√2, तो I का वैल्यू हो जाएगा I0/√2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा T2 इक्वल टू π/4 ओमेगा। हमें निकालना था टाइम डिफरेंस, तो टाइम डिफरेंस इक्वल टू होगा T1 माइनस T2 इक्वल टू π/2 ओमेगा माइनस π/4 ओमेगा
तो हमारा आंसर आएगा π/4 आएगा। इस क्वेश्चन में दिया है एक मेटल है जिसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 4000 अंगस्ट्रॉन यूनिट। अगर उस मेटल पे 3000 अंगस्ट्रॉन यूनिट का लाइट फॉल करता है तो उस मेटल से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब लेमडा एंगस्ट्रॉन में दिया होता है और एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना होता है तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं E = 12400/λ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम एनर्जी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आएगा इंसिडेंट एनर्जी = 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी = 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के मैक्सिमम = 4.13 माइनस 3.10 = 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो अप्रॉक्स है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन में दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टिक करेंगे। दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 0.0327 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका हाफ लाइफ है 700 सेकेंड। जब न्यूट्रॉन 10 मीटर का दूरी तय करता है उसके बाद कितना फ्रैक्शन डिके होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड = नॉन जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड = 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो वेलोसिटी को चेंज करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड एक्सेलरेशन ऑफ डीएक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, इसका तो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो रॉन्ग ऑप्शन होगा क्योंकि यह वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रखेगा, वेलोसिटी हमेशा चेंज होगा। सेकेंड ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड = नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड = नॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो एक सिचुएशन ऐसा भी होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो वहाँ पे नेट फोर्स जो होगा प्रोटॉन पे वो 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे उसका वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगा। तो ये ऑप्शन सही है, इसे डायग्राम देख के समझ सकते हैं। ऑप्शन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड = 0, मैग्नेटिक फील्ड = 0। तो दोनों फील्ड 0 है तो दोनों फोर्स भी 0 होगा, तो नेट फोर्स भी 0 होगा। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा ही होगा। ऑप्शन 4 में है इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा तो एक कंडीशन ऐसा भी होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 होता है। सो इसमें भी प्रोबेबिलिटी है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। सो ये भी ऑप्शन सही है। तो हमें रॉन्ग ऑप्शन पर टिक करना था तो इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कॉइल है, उसका इंडक्टेंस 8.6 मिली हेनरी है, रेजिस्टेंस 6 ओम है और उसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जब उस कॉइल में करंट 1 एम्पियर होगा तो हमें टाइम बताना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो एनर्जी का फार्मूला होता है सिग्मा स्मॉल ई टी के पावर 4। यहाँ पर सिग्मा और स्मॉल ई कांस्टेंट होता है तो यहाँ हो जाएगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4। तो E1/E2 का रेशियो लेंगे और इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा E1/E2 = 2 के पावर 4, E2 = E/16। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज 9 पाई। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम आउटपुट डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड। चलिए फाइंड करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में डीसी वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V0/पाई। V0 जो है मैक्सिमम एसी वोल्टेज है तो VDC = होगा मैक्सिमम एसी वोल्टेज बाई पाई = 9 पाई/पाई = 9 वोल्ट। 9 वोल्ट हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जब एक ट्रांजिस्टर कॉमन बेस एम्पलीफायर की तरह यूज होता है तो उसका करंट गेन जो है 0.96 है। इफ सेम ट्रांजिस्टर जब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की तरह यूज हो रहा तो उसका बेस करंट जो है 25 माइक्रो एम्पियर है, तब उसका कलेक्टर करंट क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें करंट गेन अल्फा दिया है 0.96, आई भी दिया है 25 माइक्रो एम्पियर और पूछा है कलेक्टर करंट का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम यहाँ से कलेक्टर करंट निकालेंगे।
तो अल्फ़ा इक्वल टू होता है आई सी अपॉन आई। अल्फ़ा की वैल्यू है 0.96 इक्वल टू आई सी अपॉन आई सी होगा 0.96 आई ई। ये हमारे इक्वेशन 1 हो गया। जैसा कि हम जानते हैं इमीटर करंट इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी। तो यहाँ से हम सबका वैल्यू पुट करके इमीटर करंट का वैल्यू निकालेंगे जो आएगा 25 माइक्रो एम्पियर बाई 0.04। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। फिर इक्वेशन 1 में आई सी इक्वल टू 0.96 आई है, वहाँ पे हम आई का वैल्यू रखेंगे। तो फिर मेरा कलेक्टर करंट का वैल्यू आएगा 0.96 इंटू 25 माइक्रो एम्पियर बाई 0.04, अप्रोक्स होगा 600 माइक्रो एम्पियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 0.0327 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका हाफ लाइफ है 700 सेकेंड। जब न्यूट्रॉन 10 मीटर का दूरी तय करता है उसके बाद कितना फ्रैक्शन डिके होगा ये हमें बताना है। हमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मालूम है, यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। हाफ एम पी स्क्वायर इक्वल 0.327 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेलोसिटी आएगा हमारा 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस 10 मीटर चल रहा। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, कितना टाइम लगा 10 मीटर डिस्टेंस चलने में। टाइम का वैल्यू होगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो आएगा 4 इंटू 10⁻³ सेकेंड। और हाफ टाइम भी हमें मालूम है 700 सेकेंड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4 मिली सेकेंड में कितना न्यूट्रॉन बचा हुआ है उसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे, जिसका फार्मूला होता है एन बाई ए नॉट इक्वल हाफ टी बाई टी हाफ। तो यहाँ हमें वैल्यू आएगा 1/2 होल 5.7 इंटू 10⁻⁻⁶। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.9999952। तो फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन डिके किया हुआ इन 1 माइनस एन बाई ए नॉट करेंगे, आ जाएगा मेरा वैल्यू 4.76 इंटू 10⁻⁵। इस क्वेश्चन में दिया है आयरन नीडल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑप्शन 3। इस क्वेश्चन में दिया है एक सैटेलाइट है जिसका ऑर्बिटल रेडियस r है और वो एक रिवोल्यूशन 3 आवर में करता है, और दूसरा सैटेलाइट है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जिसका रेडियस है 42000 किलोमीटर। तो हमें रेडियस ऑफ सैटेलाइट फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। सैटेलाइट का टाइम पीरियड दिया है 3 आवर और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड नहीं दिया है, और ये हमें मालूम होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर होता है, क्योंकि वो हमारे अर्थ के साथ रिवोल्यूशन करता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो पोजीशन होता है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होता है। तो जितना टाइम अर्थ लेगा एक रिवोल्यूशन करने में उतना ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी लेता है 24 आवर। फिर हम केपलर लॉ लगाएंगे। केपलर लॉ होता है T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। हम इसको ये भी बोल सकते हैं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ तो हम इसका आप सोल्यूशन करेंगे। सैटेलाइट का टाइम पीरियड और जियो सैटेलाइट का टाइम पीरियड का रेशियो लेंगे, TS/TGS इक्वल टू RS/RGS⁻³ फिर इसका सोल्यूशन कर लेंगे। जो सिंपल मैथ लगेगा यहाँ पे, तो मेरा रेडियस का वैल्यू आएगा 10500 किलोमीटर। 7 क्वेश्चन है द बेबीज बॉर्न बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन आर। तो इसका आंसर होगा प्री टर्म बेबीज। 37 वीक से पहले जिस बच्चे का जन्म होता है वो होता है प्री टर्म बेबी। प्री मतलब पहले और टर्म मीन्स टाइम, जो टाइम से पहले जन्म ले लिया उसको बोलेंगे प्री टर्म बेबीज। 88 क्वेश्चन में कर रहा सेवर प्रोटीन कैलोरीज माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन रिजल्टिंग इन ए श्रंकन एल्डरली अपीयरेंस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा क्वाशियोरकोर। मैंने प्रोटीन की कमी की वजह से जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं क्वाशियोरकोर। 89 क्वेश्चन में कर रहा केमिकल सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सेक्रेशन को बोलते हैं हार्मोन, और हार्मोन जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फ्लो होता है। और एक होता है एंजाइम का सेक्रेशन होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से, और वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं होता, वो एक डक्ट के थ्रू होते हुए जिस और जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है वहाँ एक डक्ट के थ्रू उसका सेक्रेशन होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन क्या बोलते हैं? हार्मोन। इसका आंसर होगा हार्मोन्स।
व्हाट इज ए ग्रीन गोल्ड? ग्रीन गोल्ड क्या होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा तेंदुपत्ता। 91 में है जेली मेकिंग के लिए कौन सा फ्रूट सूटेबल है? तो इसका आंसर होगा मैंगो। जेली मेकिंग के लिए हम लोग एप्पल स्ट्रॉबेरी जैसे फ्रूट को यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे एप्पल स्ट्रॉबेरी का ऑप्शन नहीं है, तो मैंगो भी हो सकता है। मैंगो भी जेली मेकिंग में यूज होता है। फॉलोइंग इज ए कम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स दैट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन सा कंटेन करते हैं? तो सबको मालूम होना चाहिए, डीएनए। तो का आंसर होगा डीएनए। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू ए रिसीवर इज। इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग सेंडर से रिसीवर के पास ट्रांसफर करते हैं उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। 94 में सल्फर कंटेनिंग फाइबर इज। तो इसका आंसर होगा ऊल। ऊल में सबसे ज़्यादा सल्फर पाया जाता है। लार्ज इंट्रिकेट डिजाइन ट्रांसफर टू फैब्रिक आर्कल। इसका आंसर होगा जैकवार डिजाइन। 96 है ए ट्रू बायस इज कट एट एन एंगल ऑफ। तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री टू वार्प। 97 में क्रिएटिन इज फाउंड इन द फॉलोइंग। तो क्रिएटिन प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा ऊल में पाया जाता है। प्रिंटिंग मेथड ओरिजिनेटेड इन जावा इज। तो इसका आंसर होगा बत्तिक प्रिंटिंग। बत्तिक प्रिंटिंग जो है आइलैंड ऑफ जावा है इंडोनेशिया में, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। 99 है मैक्सिमम रेसिलियंसी इज फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा रायोन। रायोन में सबसे ज़्यादा लचीलापन पाया जाता है। मोरल एंग्जाइटी इज कन्वर्टेड इनटू ए ऑब्जेक्टिव फियर नोन एज। इसका आंसर होगा प्रोजेक्शन। तो दोस्तों BHU B.Ed एंट्रेंस 2016 का लाइफ साइंस का जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें प्रोत्साहन देता है। और आप अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि BHU B.Ed एंट्रेंस की पूरी तैयारी आप लोगों को इस चैनल पर करवाई जाएगी। और कमेंट के माध्यम से हमें यह ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीखें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।